नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज रंगों में भंग कहने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि कोरोना के डंक ने देश भर को परेशान किया है। वैसे तो रंगों का त्योहार होली एक बार फिर आपके जीवन में रंग बिखेरने के लिए आ गया है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस त्योहार के रंग फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल होली के समय कोरोना वायरस की शुरुआत भी हुई थी, जिसके चलते होली सामान्य रूप से मनाई गई, लेकिन इस बार पूरे देश में कोरोना केस की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि कुछ वर्गों को टीके लगना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ऐसे में होली के त्योहार के बीच आप सभी से प्राइम न्यूज की अपील है कि रंगों के इस त्योहार के बीच भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपनों की जिंदगी का भी ख्याल रखें। कोरोना के बीच होली कैसी होगी ये बताने के लिए आज हमारी 1 घंटे की चर्चा होने वाली है, जहां हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे तो बताएंगे कोरोना के बीच क्या क्या सावधानियां रखनी है। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि किन शासन और प्रशासन की तरफ से हिदायतें दी गई हैं। इसके अलावा इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी होंगी जो अपने राज्यों की तैयारी को बताएंगे। तो आज की हमारी चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के समय में होली के रंग में कितना भंग पड़ चुका है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से तमाम राज्य सरकारों ने जो तैयारी की है, आपको बता देते हैं कि कोरोना के बीच में किस तरह की गाइडलाइन है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, ये पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बताएं कि कोरोना के बीच होली पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यूपी सरकार ने कोविड हेल्प डेस्क को फिर एक्टिव करने के लिए कहा है। यहां पर यूपी सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जो 10 साल से कम उम्र के लोग हैं वो, और यूपी में घर से बाहर निकलने या बाजार को लेकर कोई बंदिश नहीं है। खतरे को देखते हुए नोएडा गाजियाबाद में धारा 144 लागू की गई है और कोरोना के बीच इस तरह की गाइडलाइन लगभग हर राज्य में अब देखने को मिल रही है। यह साफ कर दिया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यह साफ तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि 24 मार्च से 31 मार्च तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसमें होली मिलन जैसे समारोह आयोजित करने पर रोक लगाई गई है। 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे, इससे ज्यादा भीड़ जुटाई नहीं जाएगी। समारोह का आयोजन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, यह भी बिल्कुल साफ तौर पर यहां पर कहा गया है। और आपको बताएं कि मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना अनिवार्य होने वाला है। कोरोना के बीच होली पर इस तरह की गाइडलाइन बिल्कुल साफ तौर पर आई है और यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं है, तमाम राज्यों में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। बीते दिन 62,632 नए केस सामने आए, ये पिछले 164 दिन में सबसे ज्यादा हैं। और बात भोपाल इंदौर की करें तो एमपी के 12 शहरों में आज संडे में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के चलते लगातार यहां पर जो यूपी सरकार है उसने भी कोविड हेल्प डेस्क को फिर से एक्टिव करने की यहां पर सिफारिश की है, उसको चालू किया गया है और यह कहा गया है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो फिर से अपने मोर्चे को संभालेंगे। फिर से कोरोना का जो पिछले साल स्वरूप दिखा था, जिस तरह की युद्ध स्तर पर तैयारी पिछले साल योगी सरकार ने की थी, उसी तरह से फिर से इस बार तैयारी की जाएगी। और दूसरी लहर चिंता का सबब लगातार बनती जा रही है। रोजाना आने वाले केसों का आंकड़ा अब 60,000 के पार पहुंच चुका है। बीते दिन देश में 62,632 नए केस सामने आए, ये पिछले 164 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 15 अक्टूबर को 63,441 केस रिकॉर्ड किए गए थे। पिछले 24 घंटे में 28,728 लोग ठीक हुए और इस साल पहली बार एक दिन में 311 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, तो यह चिंता का सबब है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन शामिल है। वहीं विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर के साथ छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भी लॉकडाउन है। यहां शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रहने वाला है। गोवा में धारा 144 लागू की गई है। वहीं त्योहारों से पहले गोवा सरकार ने राज्य में धारा 144 भी लागू की है। और आपको बताएं कि अब तक 1,19,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरे देश के लिए। इनमें से 1,13,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं और इनमें से 1,61,000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। आपको बताएं कि ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के आंकड़े हैं और ये पूरी तरह से सत्यापित किए जा सकते हैं। और आपको बताएं कि अभी भी 4,83,000 मरीज ऐसे हैं जिनका कोविड का इलाज किया जा रहा है। इसी बीच में होली को लेकर गाइडलाइन भी सामने आई है। अब जो हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक के लिए बंद किए गए हैं। अब बच्चे स्कूल अभी हाल फिलहाल तो नहीं जाने वाले हैं। आपको बताएं कि यूपी में होली मिलन जैसे जो तमाम समारोह हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। एक ही जगह पर भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। समारोह का आयोजन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और इसमें यह साफ कर दिया गया है कि अगर आपको भीड़ जुटानी है तो ये समारोह किस तरह का है, किस तरह से इसमें लोग इकट्ठा होंगे, किस तरह का प्रबंध यहां पर किया जाएगा, इससे संबंधित तमाम यहां पर जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी।
मास्क और सैनिटाइजर का भी यहां पर प्रयोग किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की होने वाली है। तो कोरोना के बीच होली पर गाइडलाइन सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि यूपी सरकार ने कोविड हेल्प डेस्क को फिर से एक्टिव करने के लिए कह दिया है, और इसके चलते होगा क्या कि जो पहले तैयारियां सरकार को एडवांस में करनी चाहिए वो तैयारियां पूरी रहेंगी। अगर जो एक्टिव केसेस हैं अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो सरकार पहले से ही तैयार होगी, अस्पताल में डॉक्टर्स तैयार होंगे, प्रबंधन तैयार होगा, दवाओं की समुचित वहां पर सप्लाई हो चुकी होगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होंगे, जिसके चलते जो पैनिक सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगी। और इस तरह खतरे को देखते हुए नोएडा गाजियाबाद में भी धारा 144 को लागू किया गया है कि एक ही जगह पर अधिक भीड़ भाड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, अन्यथा विधि सम्मत इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताएं कि यहां पर लगातार यूपी सरकार की पहले भी WHO तारीफ कर चुका है, क्योंकि इसी तरह का प्रबंधन पिछले साल दिखाया था योगी सरकार ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को रेखांकित करने से कहीं पर चूकते नहीं है, क्योंकि WHO से उत्तर प्रदेश की तारीफ होना, योगी सरकार की तारीफ होना, यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसको मैनेज कर पाना बहुत ही ज्यादा जटिल था, लेकिन योगी सरकार ने करके दिखाया। और अब इसीलिए एडवांस में तैयारी की जा रही है, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, आपको पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी में, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ, नेता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एम वली हमारे साथ, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अवधेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, दूसरी लहर के बारे में तमाम लोग ये बोलने लगे कि दूसरी लहर ही है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं वो निश्चित रूप से सामान्य तो नहीं कहे जा सकते। क्या तैयारियां हैं योगी सरकार की? क्या आप लोग चिंतित हैं पिछले साल की तरह, या आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके पूरे स्टाफ को, आपके सभी दर्शकों को, समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है। और ये कामना करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं सभी लोगों से कि इस बार से होली मनाएं, बहुत सोच समझ कर मनाएं, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजेशन करें पूरी तरह से, ताकि आने वाली 2022 की जो होली है हम हर्ष उल्लास से उसे मना सके। बिल्कुल, मतलब कोविड का प्रोटोकॉल को मानते हुए पूरी तरह से होली को मनाएं सभी लोग जी। और इसकी जो तैयारियां हैं पूरी तरह से की जा चुकी है, और लोग भी समझदार हैं। आलोक जी बताऊंगा आज की डेट में लोग भी अभी खुद ही कह रहे हैं अपने घर में ही मनानी है होली, बाहर नहीं जाना है। तो इसमें किस तरह की गाइडलाइंस प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई है? क्योंकि देखिए बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण जी, किस तरह की गाइडलाइंस प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई है, ताकि प्राइम न्यूज के दर्शक भी समझ पाए कि उनको किस तरह की सावधानियां रखनी है? जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ। मैं एक कविता की 4 लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि होली का त्योहार है आलोक जी। अगर इसमें कुछ चीज नहीं सुनाई जाए तो ये फीका रह जाता है। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, होली खेल रहे मोदी जी मिलकर योगी जी के संग, होली खेल रहे मोदी जी मिलकर योगी जी के संग, और योगी जी के संग मिलकर शाह अमित के संग, होली खेल रहे मोदी जी योगी जी के संग। मोदी जी के कर पिचकारी, अमित शाह पे रंग, और राहुल बाबा भागे पीछे, पड़ गया भगवा रंग, होली खेल रहे मोदी जी मिलकर योगी जी के संग। बीजेपी ने रंग बरसाया उषा दीदी के घर में, और पिचरिया बन गया दिया अभी ने पल में, सुनकर जय श्री राम घोष ममता दीदी हो गई तंग, होली खेल रहे मोदी जी मिलकर योगी जी के संग। शराबोर कर दिए विरोधी और रंग लगावे पक्का, और राजनीति की पिचकारी पर मोदी जी खूब लगावे छक्का। कांग्रेस और मई रह गई दंग, और होली खेल रहे मोदी जी मिलकर योगी जी के संग। दिल वालों की दिल्ली में मोदी जी ने रंग बरसाए, और भ्रष्टाचार और माफिया संग मन शर्माए। कहीं बज रहे ढोल और ताशे, कहीं बजे मेरे दंग, होली खेल रहे मोदी जी मिलकर योगी जी के संग। तो ये बहुत अच्छी कविता आपने यहाँ पर पढ़ी चंद्रमोहन जी। जिस तरह से इन्होंने कविता पढ़ी, ये पूरी तरह से निश्चिंत है कि होली का त्यौहार बहुत ही पूरे के पूरे देशवासियों के लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का डंक यहाँ पर हुआ है, आपको क्या लगता है कि तमाम राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हैं? और आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पर सुझाव क्या है, वो भी आप प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए साझा कर सकते हैं। देखिए, कोरोना का विषय देश के लिए एक बहुत बड़ा घातक विषय है, और उस विषय के लिए हमने भी पहले जब तैयारी करी थी उसके अंदर कई हमारी कमियां रही थी, और उन कमियों के कारण उसका दौर चला, और उसके बाद फिर भी सब लोगों ने मिलकर उसके साथ उसको कंट्रोल करा। और आज जो वो दूसरी स्टेज के अंदर वापस आया है, तो अगर मोदी जी और योगी जी होली खेलने में मस्त हो रहे हैं, और कोरोना जो है वो देश के साथ होली खेल के निष्पक्ष
लोगों की हत्या कर रहा है और निरंतर वो बढ़ता जा रहा है। और मेरे देश के बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बड़े शौर्यवान और ओजस्वी भाषा के अंदर इतनी बड़ी आपदा के अंदर सिर्फ देश को संबोधित करते समय चंद लाइनें कविता की गा लेते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे पूछिए जाके उपाध्याय जी, जिनके इन कोरोना महामारी से गए हैं परिवार के सदस्य, या उनसे पूछिए जो इसके अंदर संलिप्त होकर जिनके परिवारों को भुगता है, या उनसे पूछिए जिसके कारण उनकी रोजी रोटी छीनी है। तो आप अपनी महिमा मंडल का बखान अपनी पार्टी और अपने सिस्टम में कर लिया कि ये देश ने आपको चुन के दिया है, उसके लिए आपको देश का मतलब बात कर रहा था मैं शर्मा जी। जब मैं बोल दूंगा तब आप जवाब दीजिए। बोलने दीजिए पहले अवधेश जी, बोलने दीजिए एक बार। पूरे भारत में अवधेश जी जब इनकी बात पूरी हो जाएगी तो फिर आप अपनी बात रखिएगा। अवधेश जी बोलने दीजिए पहले अभी। आप इनके बिंदु नोट कर लीजिए, फिर जब आपको अपनी बात रखने के लिए मैं कहूंगा तब आप अपनी बात रख दीजिएगा। बोल लीजिएगा। तो बोलिए आज कोरोना की जो होली विषंत हुई वो उन लोगों की हुई जो देश के व्यापारी का व्यापार छिन गया। वो प्रवासी मजदूर जो कहीं बैठे थे अपने गंतव्य से जाने के लिए और उनको कितनी परेशानी हुई। तो अगर होली के विषय के अंदर हम महिमा मंडल में लग जाएंगे तो ये बड़ा घातक होगा। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि महिमा मंडल के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप उपाध्याय जी करिए, कौन मना करता है? हम भी करते हैं, अगर आप भी कर रहे हैं तो कोई, मैं इसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये विषय नहीं है जिस विषय के अंदर आप महिमा मंडल कर रहे हैं, इससे मेरा प्रश्न करना स्वाभाविक था। देखिए, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ इस पैनल के ऊपर एक हेल्थ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि ये विषय ये नहीं है कि हम महिमा मंडल गाएं। विषय यह है कि कोरोना का जो पोजीशन है उसमें भारत आज वर्ल्ड के तीसरे नंबर के ऊपर है और अमेरिका जैसी शख्सियत पहले नंबर के ऊपर है। ठीक है, आज हमारे देश के अंदर हमने लड़ने की पावर करी है और हमने उस इम्यूनिटी के रिलेटेड दवाई भी बनाई है हमारे वैज्ञानिकों ने, और दवाई भी हम मात्रा के अंदर भले स्लो चल रही है लेकिन उस पीक पे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी विषय आता है कि पिछली बार जो गलतियां हुई, जैसे आस्तिक तरीके के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया, उसका एक पीरियड परफॉर्मेंस बना दिया गया कि 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। आज हमारे पास वक्त है, वक्त रहते हुए हमें कोरोना से भी लड़ना है, कोरोना के साथ साथ हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश की शिक्षा पे जो उसका असर हो रहा है उससे भी लड़ रहा है, हमारे देश की जो सामाजिक दिन की जो नीतियां हैं जैसे विवाह, शादी, शमशान में जाने की प्रतिक्रिया जिस पे असर हो रहा है उससे भी हमें लड़के इससे बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमें सबको बैठना पड़ेगा और बैठ के सचेत होकर लड़ना पड़ेगा। महिमा मंडल तो आप जब मर्जी करिए, महिमा मंडल का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस विषय पे विरोधी था, वो मेरा हक था, मैंने आपसे करा। ठीक है अवधेश जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि अभी शर्मा जी बता रहे थे हमारे साथी, मैं इनको बता दूं, ये जो मैंने कविता लिखी है, ये होली का रंग क्या है? ये जो विकास का रंग, जो चहुमुखी विकास जो हो रहा है भारत में, ये उसका था। जो आप होली की बात कर रहे हैं, होली खेलने का समय किसी को नहीं है, सबको पता है। आपके जो नेताजी उनको कितनी चिंता है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितनी चिंता है, ये पूरा देश जान चुका है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि एकदम लॉकडाउन लगा दिया गया, पहले 10 दिन लगाया, ठीक है, आप तो चाहते थे कि लॉकडाउन लगे ही नहीं, लोग मर तो रहे देश के। आपके जो नेताजी हैं, बड़े जो राजा बाबू हैं, उन्होंने कितने परिवार को रोटी दी लॉकडाउन में? भाई, लॉकडाउन में गरीबों को, आलोक जी शायद आपको पता होगा, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां से प्रवासियों को रातों रात निकाला गया था। कुछ बच्चों को निकाला गया था, पढ़ने वाले बच्चों को। यूपी में जब गए थे वो, तो उनकी जो बसों का 4-4 गुना किराया दिया था उनकी सरकार ने राजस्थान से, ये भूल गए। ठीक है, विकास की जो मैंने कविता सुनाई थी, ये विकास की कविता थी कि जो विकास का जो रंग है केंद्र सरकार का, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उसका रंग जो चला हुआ है पूरे देश में, ये उसके ऊपर कथा थी, उसके ऊपर जो कविता थी। और जो कोरोना काल में जितना केंद्र सरकार ने देश की जनता के लिए किया, अगर कोई और सरकार होती तो शायद आप भी जानते हैं क्या होता है। आपने हर सरकार देखी आलोक जी, ठीक है, ये तो बोल रहे हैं जो बात पर जो है जो अच्छाई होती है उसको कमी में बताते हैं। अगर बात की जाती है, चले जाते छोड़ के स्टेशन को, बाहर जाके जनता को बदलाने काम करते हैं इनके नेता। ठीक है, बोलिए ना, इसमें एक लाइन थी, ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। और राहुल बाबा भागे, पीछे पड़ गया भगवा रंग। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ एम वली भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ठीक है भाग चुके हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। एम वली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। एम वली जी, जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, पिछला साल हम सब ने देखा, हम सब घरों में भी रहे, अनुशासित भी रहे,
तमाम जो भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, हम सब ने उसका पालन किया और ये मान के बैठे थे कि जब नया साल आएगा कोरोना निश्चित रूप से पूरे देश से बाहर हो जाएगा। वैक्सीन को लेकर हमें उम्मीदें थी कि जैसे वैक्सीन आ जाती तो भी हम कोरोना को जीत जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से दूसरी लहर महसूस की जा रही है, अब आपकी सलाह क्या है कि लोगों को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? क्या जो पिछले नियम थे उन्हीं को फिर से ठोस तरीके से हमको अपनाने की जरूरत आ गई है? प्राइम न्यूज के जरिए से आप जो आज लोगों को होली के पर्व कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है की भी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे उम्मीद है ऑडियो ठीक जा रहा है, अगर ठीक सुनाई दे रहा है तो बताएं जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के जरिए से इस समय लोगों को एक ऐसा अच्छा मैसेज मिले कि लोग घबराएं नहीं। बिल्कुल, हम बार बार गवर्नमेंट भी और हम भी और आपके यहाँ जो यूपी गवर्नमेंट है, योगी जी के जो सब काम करने वाले लोग हैं, वो भी पब्लिक को बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इससे डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है, सतर्क रहना है। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, ये मैसेज बार बार गया है। तो सावधान हमको फौरन अभी से कभी भी कोई भी सावधानी की जो चीज है उसको छोड़ना नहीं है। हमको सैनिटाइजेशन, मास्क और 2 गज की दूरी को नहीं छोड़ना है। टीके के बारे में मेरी ये राय, लोगों को जो लोग एलिजिबल हैं वो टीका तुरंत लगवाएं, और जो 45 ईयर्स के बियॉन्ड हैं, खासतौर से 60 साल और 60 साल के ऊपर है, तुरंत टीका लगवाएं, उसमें देरी न करें। बिल्कुल, इस समय ये देखा जा रहा है कि थोड़ी लापरवाही हुई है। मैं जो आपके चैनल पे आज आया हूँ, मैं खुद कोरोना का भोगी हूँ जी, और मैं 3 मास्क लगा के काम करता था, 2 मास्क लगा के काम करता था, बहुत सावधानी रखता था, लेकिन मेरे को भी कोरोना पकड़ लिया। बताइए। और मेरी जो स्टे रहा वहाँ आईसीयू में बहुत लंबा रहा, 5 हफ्ते का रहा। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और उसमें यही सीखा कि जरा भी हमने अपनी नाक के रास्ते को खोल के रखा तो कोरोना फौरन प्रवेश कर जाएगा। और ये अदृश्य वायरस है, ये अदृश्य वायरस है, इसलिए हमको सावधान रहना है। और एक अदृश्य चोर के लिए जैसे हम दरवाजा अपना हर समय बंद रखते हैं, चाहे कोई आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इसी तरह से हमको मास्क के जरिए अपना नाक को बंद रखना है। तो मास्क जो है ये हमारी सुरक्षा का कवच है। इसको मैंने डेसी पर भी किया था। M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच, MASK मेरा अपना सुरक्षा कवच। बिल्कुल। तो ये सुरक्षा कवच बहुत ही कम दाम में मिल रहा है और अच्छे से अवेलेबल है, सबको मिल रहा है। और दूसरे अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा है, हर्षवर्धन जी और मैं इसी मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है, साथ साथ हमारे साथी हैं वो। बिल्कुल, उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही तो हुई है। जो आप सेकंड और हम बैठ के यहाँ सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, इसमें ये चीज देखी जा रही है कि इसमें जो संख्या है, आपने जो भी संख्या बताई, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये 60,000 के आंकड़े को भी छूने लग गया है। जी हाँ, वायरस का जो म्यूटेशन हुआ है, ये बहुत, इसको हम अगर डॉक्टरी भाषा में समझाना चाहें तो ऐसे है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली बन गया है। ह्यूमन फ्रेंडली बनने का तात्पर्य ये है कि ये वायरस हमारे शरीर में पनपना चाहता है लंबे अरसे के लिए, बताइए, ये लंबे समय के लिए हमारे शरीर पे रहना चाहता है। तो इसलिए जो मारक क्षमता है इसकी, वो तो इसने कम कर दी है, मतलब डेथ कम कर दी है, लेकिन जो संक्रमण क्षमता है वो इसने अपनी बढ़ा ली है। तो ये म्यूटेशन की जो बात हो रही है, बाहर की कंट्री के म्यूटेशन है, और अभी 2 दिन पहले ICMR ने भी सचेत किया था 2 म्यूटेशन के लिए। तो ये जो म्यूटेशन वायरस के प्रोटीन में, जीनोम में हो रहे हैं, तो ये जाने को अभी तैयार नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ म्यूटेशन की कि मैं दर्शकों को ये बात बता सकूं कि कोरोना अभी जल्दी जाने वाला नहीं है। कोरोना हमारे बीच में रहेगा, शरारतें करेगा, म्यूटेशन करेगा, अपना स्वरूप बदलेगा, हमको परेशान करेगा, हमको घर में रखेगा, हमको मजबूर करेगा कि हम मास्क लगाएं, हमको मजबूर करेगा कि हम 2 गज की दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर यूज करें, और हमको इस बात के लिए मजबूर करेगा कि हम कोरोना से डरते रहें, सावधान होते रहें, और कोरोना के प्रति जरा भी ढिलाई अगर हम करेंगे तो हमारे बाहर जो जाने वाले लोग हैं वो बीमार होंगे और वो संक्रमण को घर में लाएंगे, और घर में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बीमार होंगे, और उनकी बीमारी जो है वो ज्यादा खतरनाक होगी, उसमें मौत का खतरा ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा भी अभी सुनाई दे रहा है। यही एक यहाँ पर सबसे अहम सवाल मेरे मन में ये भी है कि जैसे पिछले साल जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लग गया था तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर था कि भाई कोरोना अगर हमको हो गया तो हम मर जाएंगे, तो हर कोई मास्क खरीद रहा था, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहा था, बाहर निकल नहीं रहा था। लेकिन अब जैसे डेथ काउंट कम हुआ है
उसके बाद से अब लोग इसको एक सामान्य वायरस के तौर पे ले रहे हैं कि बस ये फ्लू है, नजला खांसी जुकाम है, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं, मैं जब फील्ड में गया लोगों से बात की तो बाजार में कुछ मुझे ऐसे भी लोग मिले, अब उनको लोग बोलूँ कि मैं महापुरुष बोलूँ, मैं अब तक इस चीज़ में कन्फ्यूज हूँ। वो ये बोलते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए संदेश क्या है आपका? ऐसे लोगों के लिए मैंने ये कह दिया है कि ये अदृश्य वायरस है, ये अदृश्य दुश्मन है। समझदारी इसी में है कि हम इस अदृश्य दुश्मन से बच के रहें। और उसके लिए जैसे कि आपने अभी कहा कि मौत से जो डर नहीं रहे लोग, और लोग सब कह रहे हैं कोरोना नहीं है, दोनों बातें गलत हैं। और लोग एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि साहब बिहार में इलेक्शन हुए, वहां से कहाँ हुआ कोरोना नहीं, ये तर्क हर कोई दे रहा है। जी हाँ, वहाँ कोरोना हुआ है, लेकिन लोगों में वो वाला कोरोना नहीं हुआ जैसे मैंने अभी बताया कि जिसमें मौतें ज्यादा हुई। तो हम बीमार होना क्यों चाहते हैं? मरना और बीमार होना दोनों अलग अलग चीज है ना, तो हम दोनों नहीं चाहते। तो इसलिए कोरोना से तो बच के रहना पड़ेगा, अपने अदृश्य दुश्मन से अधिक सावधान रहना है। ये मेरा मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू। अगर ये दुश्मन दृश्य होता तो हम इससे रोकथाम कर लेते, बच जाते, छुप जाते, लेकिन ये तो अदृश्य है और ये म्यूटेट कर रहा है, चालाक दुश्मन है, हमसे बहुत चालाक है। ये वायरस और बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत चालाक होते हैं, वो अपने को म्यूटेट कर लेते हैं अपने चारों तरफ। जैसे कछुआ होता है, जब हम कछुए को पकड़ना चाहते हैं तो चारों टांगे अंदर कर लेते हैं अपनी, और कवच अपना जो है वो धारण कर लेता है। तो इसी तरह से ये बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं, खासतौर से ये जो कोरोना वायरस है, ये बहुत शातिर वायरस है और इससे बचना जो है हमारा इस समय का परम धर्म है। और इससे बचने के लिए बहुत सिंपल से उपाय हम लोग बता रहे हैं। मास्क लगाइए, 2 मीटर की दूरी रखिए, सैनिटाइज रखिए और भीड़ में मत जाइए। चारों चीजें बहुत आसान है करनी। हाँ, ये मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, हमारे जो मरीज वो है, मजदूर लोग हैं, जो हमारे समाज के ऐसे तबके के लोग हैं जिनको रोज जाना पड़ता है बाहर जीविका उपार्जन करने के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सावधानी बरत के जरूर अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए जाए। क्योंकि उनको नहीं हम मानने देंगे, उनके लिए गवर्नमेंट, हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब सहायता कर रहे हैं। और हम जैसे जो लोग हैं हम भी कोशिश करते हैं कि गरीबों के लिए, उनके लिए कुछ हम कर सकें, तो हम उनके काम आ जाए, उनको 2 वक्त की रोटी खिला सके। इस वक्त हमारा समाज का भी बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ा फर्ज है ये। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर पूरी तरह से डिस्क्राइब किया कि ये कितना ज़रूरी है, लोगों को बच के रहना है। तो चंद्रमोहन जी, जिस तरह से बीजेपी का यह कहना है कि जो कोरोना की बातें हो रही हैं वो आपके द्वारा फैलाई जाती हैं, कोरोना से पूरा पूरा देश सुरक्षित है, सरकारों ने तैयारी कर रखी है, यूपी सरकार ठीक से काम कर रही है, लेकिन आपको ये सफलताएं पच नहीं रही, इसलिए आप अफवाहें फैलाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पार्टी आज सत्ता के अंदर और जिनके सत्ता के अंदर बैठे हमारे देश के जो प्रवक्ता है, जो बैठे हैं भाजपा पार्टी के, वो अभी तक अपने आप को ये मान ही नहीं पाए कि देश की जनता ने उनको 2 टाइम से हुकूमत दी हुई है, 2 टाइम से सत्ता उनके हाथ में दी हुई है। कारण क्या है कि वो सत्ता में रह के उनका काम करने की मंशा तो है नहीं। उनको तो सरकारी महकमे से टैक्स इकट्ठा करके टैक्स की लूट कमाकर टैक्स की लूट को अपने मित्र बंधुओं को बांटना है। और उसके लिए वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई उनको रोक टोक न करे। ये रोक टोक राहुल गांधी जी करते हैं, राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता करता है, कांग्रेस पार्टी करती है, तो उनको बुरा लगता है। इसी कोरोना के लिए राहुल गांधी जी इनको पहले अवगत कराया था, लेकिन इन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। हुआ क्या, रिजल्ट यही आगे। अब आपदा है ऐसी, अब आपदा के अंदर अगर हम इनको नहीं कहेंगे तो ये कहेंगे कि फिर हम सोते रहते हैं। जब इनको जगाओ तो इन्हीं की टाइम के अंदर जो भारतीय आयुर्वेद है जो संस्था, ये आपकी उसका जो डाटा आ रहा है, वो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अनुसंधान परिषद, वो मार्च के अंदर कह रही है कि 2,40,950 882 मामलों की जांच हुई है इस कोरोना विषय के अंदर, जबकि इतने नजदीक पीरियड में आके 62,714 नए केस आ चुके हैं, जिसमें 300 से ज्यादा व्यक्तियों की एकदम इस कोरोना ने हत्या करी है, जो उसके अंदर लिप्त होकर जिनकी मौत हुई है। अब जब इनको किसी विषय के अंदर अपनी जयकार करवानी हो या अपना विषय कहना हो, तो पूरा हिंदुस्तान किसका? भाजपा का। पूरा हिंदुस्तान किसका? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का। उस समय 135 करोड़ से अब जनसंख्या के अंदर इनका बहुमत ज्यादा है, दूसरों का कम है। लेकिन अगर सरकार के दायित्व होते हुए और प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए अगर किसी स्टेट के अंदर किसी चीज की प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारी नहीं, वो कांग्रेस की है, वो सपा की है, वो बसपा की है, वो एनसीपी पार्टी की है, वो शिवसेना की है, हमारी नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर किसी पार्टी के अंदर कोई पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है या भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन अगर उसका कोई भ्रष्टाचारी नेता
इनकी गंगा में आ जाए, वो कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, वो मोदी और अमित शाह जी और भाजपा के आने के बाद वो सफेद चोला पहन के बिल्कुल कलंक मुक्त हो जाता है। तो ये दोहरी नीति और दोहरा मापदंड वो देश को आज इस आपदा के कगार पे लाके खड़ा करना और किसी चीज का मैनेज और मैनेजमेंट करना, वो आप करिए, वो आप करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि हम अगर किसी तरह का भ्रम फैलाते हैं तो ये भ्रम आप फैला रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष होने की नाते भूमि भूमिका के आवाज साथ उठाएंगे। सही बात। आपको हर बार अवगत कराते चले आए और अवगत करवाएंगे। देखिए, आज होली के विषय के अंदर, अब होली है, यही दौर था जब हम लोग घरों में बैठे हुए थे, यही दौर था कि हम होली की तरफ से बाहर जा रहे थे। होली एक त्योहार है, सबको मनाना है, सब मनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे व्यक्ति अगर किसी अच्छे चैनल पे बैठ जाएं और होली का बखान करें, तो हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं इस कोरोना जैसी आपदा के अंदर? जबकि कोरोना की आपदा के अंदर देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री इस बात से अपना डर दिखा रहे हैं कि होली का त्योहार आपको अपने घर में मनाना है और अपनी जो है सोशल डिस्टेंस रखना है। उस चीज से बाहर जाके और आप उसका मेमोमंडल कर रहे हैं। तो मैंने बात बोली कि अतिशोक्ति अलंकार अगर कहीं मिलता है शब्दावली के अंदर, वो भाजपा के अंदर केंद्रित है, तो उसका मुकाबला कांग्रेस तो कर नहीं सकती। वो तो फिर उपाध्याय जी इसका बेटर जवाब दे सकते हैं। जवाब दीजिए अवधेश जी। कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस नहीं कर सकती, कांग्रेस तो केवल उड़ाई करवा सकती है 100 करोड़ की। बात कर रहे थे ये शुरुआत में किसी टैक्स चोरी की, टैक्स लेकर किसी और को दे रहे हैं। भैया देखिए, महाराष्ट्र का चरित्र जो है वहां आप ही की सरकार है, आप ही के गठबंधन की सरकार है वहां पर। और एक बार मैं बता दूं शर्मा जी और आलोक जी आपको भी कि इस देश में जो भ्रष्टाचार की जन्मदात्री है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। ये पूरा देश अब बखूबी जान चुका है, एक एक बच्चा जान चुका है इस बात के लिए। देख लीजिए आप जहां इनकी सरकार है, महाराष्ट्र तो पूरा देश ही देख रहा है इस समय क्या हो रहा है वहां पर। हमारे गृह मंत्री हुआ करवाते हैं भैया, तो 100 करोड़ लेके आने, मुझे दे रहे 100 करोड़ रुपए। कांग्रेस में तमाम कमियां रही होंगी, तभी तो जनता ने फिर आपको जनादेश दिया है। वही मैं कह रहा हूँ आलोक जी, तो इसीलिए जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है सुरक्षा सुविधा देने के लिए। आप देखिए, कोरोना वैक्सीन भारत ने लॉन्च की एक साथ 2, पूरी दुनिया में एक साथ 2 लॉन्च जो वैक्सीन हुई पूरे भारत में हुआ है, पूरे विश्व में सबसे पहले। अभी भी जो संख्या है कोरोना वैक्सीन लगने वालों की, वो सब देशों में सबसे ज्यादा हमारे देश में इस समय। अच्छा, बहुत से देशों को फ्री में वैक्सीन भेज रहा है भारत। राजस्थान का भी नाम वैसे आगे चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन में, मालूम है आपको? ये कह रहे हैं महिमा मंडल राजस्थान का भी नाम वैसे आगे चल रहा है। सुना ही था ढंग से, वो विकास का जो रंग फैला हुआ है भारत में, उसके ऊपर कविता थी वो। मैं चाहूँ आप सुने तो मैं दोबारा सुना सकता हूँ आपके लिए। तो होली के लिए कविता नहीं थी, वो तो विकास का रंग फैला हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में, उसके लिए थी। आपने सुना नहीं, राहुल बाबा भागे पीछे पड़ गया भगवा रंग, क्या मतलब है इस चीज का? बीजेपी ने रंग बरसाया ममता दीदी के घर में और केसरिया बंगाल कर दिया मोदी जी ने पल में। क्या ऐसा होने से क्या मतलब है शर्मा जी, बताइए जरा, बताइए एक बार पूछे ना। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। इतना होने का क्या मतलब है? चंद्रमोहन जी तक अभी आवाज नहीं जा रही है, अभी समय उनका फोन कटा हुआ है। मोदी लगा छक्का, कांग्रेस के विकेट उड़ा है, लंबी रह गई जंग, तो कांग्रेस के तो विकेट गिर चुके हैं सारे, कांग्रेस का तो परिवार टूट चुका है, कुंवा बिखर चुका है। ये तो आलोक जी, हमारे शर्मा जी बड़े भाई, इस समय ऐसी पार्टी जो जुड़े हुए हैं, महाभारत में एक धृतराष्ट्र का रोल था, उसके जो संजय थे वो हमारे महाराज जी जो शर्मा जी हैं, जो सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि इन्हें ये डर लगता है कि पार्टी से मुझे निकालना थी बाहर। बताइए चर्चा में ऐसा क्या होनी चाहिए, आप बताइए शर्मा जी आप। ठीक है, कविता से थोड़ा सा अब हम आगे जाते हैं। जिस तरह से अवधेश जी कोरोना अब जिस तरह से फिर से आगे आ रहा है, आपकी क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आप किस तरह से लोगों को यहाँ पर संदेश देना चाहेंगे? लोगों से क्या आपकी अपील है, थोड़ी सी उसकी भी बात कर लीजिए। देखिए, लोगों से जो है सभी जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, नेता है, सभी लोग यही कह रहे हैं अपने घर पर रहकर अपनी होली मनाएं, अपना कोविड का जो है प्रोटोकॉल निभाएं पूरी तरह से, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, ठीक है, ताकि आने वाली 2022 की जो होली है हम उससे हाथोल्लास से मना सकें। अपने घर पे अपनी होली मनाएं, कहीं सार्वजनिक जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और लोग मान रहे हैं इस बात को, खूब जानते हैं, अपने आप स्वयं ही जानते हैं इस चीज को। और वैक्सीन को लेकर जो इस समय रार छिड़ी हुई है कि लगातार अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि नहीं बताइए कब ये फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, अगर फ्री में देंगे तो मैं भी लगवा लूंगा, तो उनको भी एक लगवा दीजिए ना। आलोक इस बात में मुझे हंसी आती है, ये लोग वो है केवल भड़काना जानते हैं। आपने सुना होगा ओवैसी जी ने एक बार कहा था जब वैक्सीन आई थी,
शायद आपको याद होगा, आपने दिखाया था न्यूज में, उन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम भाइयों ऐसा मत लगवाना, इसमें थोड़ी की चर्बी है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले वो महाराज खुद लगवा के आए हैं व्यक्ति। ये क्या है? ये केवल दोगलापन है, ये केवल भड़काने का काम है। लेकिन जनता खूब अच्छी तरह से लगवा रही है भाई साहब, आप जाकर देखिए, अस्पताल भरे हुए हैं, लाइन लगी हुई है। जनता कह रही है हम इन्हें कहने में नहीं आएंगे, भाई हमें लगवानी है वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन लग रही है। तो ये तो केवल भड़काने काम करते हैं। उदाहरण दिया मैंने अभी ओवैसी जी का, तो कह रहे थे कि कर्मी है। अच्छा, अगले जी कह रहे थे जब हमारी सरकार आएगी तब हम लगवाएंगे, उनके सारे कार्यकर्ताओं ने तो लगवा ली। चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अपने अपने तो सेंटर दिखाते हुए आएगा फोटो, तो मैंने चंद्रमोहन जी, लगवा ली है। आवाज आ रही है आप तक मेरी? चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा रही। तो एमवेली जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं, लोगों को यह लगता है कि वैक्सीन लगवाएंगे उसके बाद हम पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। इसके 2 डोज लगने हैं, एक इसकी प्राथमिक डोज है और जो इसकी दूसरी बूस्टर डोज है। लेकिन क्या ये आशंका पूरी तरह से ये बिल्कुल ठीक है कि अगर एक बार वैक्सीन लग गई है, अगर उसका चरण पूरा हो गया तो हम पूरी तरह से लापरवाह हो जाएं, हमको मास्क नहीं पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी आ गई है, या ऐसे लोग भी बीमार पड़ सकते हैं भले ही उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन लगवाना जो है वो फुल प्रूफ इसका वो नहीं है रुकम। वैक्सीन जो है, इससे सबसे पहली बात तो देखिए, मैं बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ, आपको पता है ये वैक्सीन जो हमने बनाई है पूरी दुनिया में, इन वैक्सीन को हमने एक्सेलरेटेड ट्रायल के थ्रू बना रहा है, जिसमें हमने इमरजेंसी यूज के लिए इनको तुरंत मार्केट में लाए हैं कम पीरियड में। आमतौर पर जो वैक्सीन में 7 साल, 6 साल, 5 साल, कम से कम 3 साल लगता है, वो पीरियड कम करके हम इन वैक्सीन को लाए हैं। तो इन वैक्सीन के बारे में अभी हमको यही नहीं पता है कि इसकी इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए जो बाजार में आई है, वो अभी कोरोना भी साथ साथ इससे शातिर होता जा रहा है और अपना रूप बदल रहा है। तो अभी इस बात पे भी काम होना शुरू हो गया है कि कोरोना के जो नए वेरिएंट्स आएंगे जो आए हैं वो तो उनके ऊपर तो ये वैक्सीन कारगर है, लेकिन जो आइंदा आएंगे उस पर हम कैसे वैक्सीन और कोरोना की लड़ाई बिल्कुल बराबर पैरेलल। हाँ, कि जैसे एक तो इसका वहां से आया, ब्रिटेन से आया एक इसका, और एक इसका अफ्रीका से भी आया है। अफ्रीका, ब्रिटेन, और ये बाकायदा अभी जो हमारे पास दोनों ये वैक्सीन है इंडियन, ये इस पे इफेक्टिव है, खुशी की बात है। तो आगे चल के ऐसा ना हो कि ये इसका जो संरचना है, ये अपनी संरचना को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर ले कि ये वैक्सीन हमें दूसरे बनाने पड़े। तीसरी बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तो शायद कम लोगों को मालूम है। ये वायरस हमारे बीच में रहने की कोशिश कर रहा है। ये वायरस हमको अपना ह्यूमन फ्रेंडली बन रहा है। इस ह्यूमन फ्रेंडली बनने में ये 2 काम कर रहा है। एक तो अपनी जो स्पाइक प्रोटीन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, दूसरा ये ज्यादा देर तक हमारे बीच में रहने की कोशिश कर रहा है। बहुत चतुर है। तो इस चतुर वायरस से निपटने का तरीका ये है कि वैक्सीन में बिल्कुल देरी न की जाए, वैक्सीन को लगवाया जाए, और ये समय बताएगा और ये आगे आने वाली रिसर्च बताएगी कि इसकी जो इम्यूनिटी जो हम बना रहे हैं अभी ये 2 डोज के बाद, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, वो इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है। क्योंकि आमतौर पे हमारी पास एक वैक्सीन होता है फ्लू वैक्सीन और फ्लू शॉट, जब भी फ्लू का सीजन आता है हम लगाते हैं मरीज को। बिल्कुल इस तरह से इसकी इम्यूनिटी जो ये बनी है ये कितने दिन रहेगी, ये जानना आगे के दिनों में, आगे वाले 2 सालों में हमारे साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल होगा। इसलिए इससे बचना नहीं। और जो ये बता रहे थे कि ये इस तरह से अफवाहें उड़ाई हैं लोगों ने, बहुत ही गलत काम किया है। इस तरह की अफवाहें उड़ाने से हमारा जो ये वैक्सीन का लोगों में मनोबल टूटा है और कम तादाद में वैक्सीनेशन हुआ है। और मैं एक और बात बताता हूँ, हमें वैक्सीन बहुत जल्दी मिल गया है। हम मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमें वैक्सीन मिल गया है जनवरी में, तो इसकी कदर करनी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जहां भी आपको वैक्सीन की सुविधा अवेलेबल है आप तुरंत अपना वैक्सीन लगाइए। और मैंने भी लगवाया अभी वैक्सीन, 5 दिन हुए हैं, फर्स्ट डोज, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ है। बहुत बड़ी बात है। तो इससे हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि वैक्सीन कितनी सेफ है। अवधेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे चंद्रमोहन जी से, तब उनका फोन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था। अब वो हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं, आप अपना प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। नहीं, मैं यही पूछ रहा था, जो ये बता रहे थे टैक्स वगैरह की जो बात कर रहे थे कि टैक्स चोरी की, तो भैया जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है तो पूरा देश देख रहा है। जहाँ जो गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए वहां के लेते हैं और कहते हैं भैया सब जगह से लेके आओ, नहीं तो तुम्हें निकलवा दूंगा, तो मैं ये करवा दूंगा, तो मैं ये करवा दूंगा।
ठीक है, और ये भड़काने काम ही करते। राजस्थान से जब बच्चे आ रहे थे पढ़ने वाले आलोक जी कोरोना काल में यूपी के, तो पता है कांग्रेस सरकार ने 4 गुना पैसा वहां से लिया था बसों का। ये आज बात करते हैं हितैषी बन रहे हैं, फिर ये कहते थे उस समय कोरोना लॉकडाउन की क्या आवश्यकता थी, एकदम क्यों लेकर आए? भैया क्या करते थे, जब उनसे पूछे जाते हैं सांसद में सवाल तो ये भाग जाते हैं हंसते हुए, आंख मारते हुए। तो क्या है ये? एक आप बता रहे थे कोरोना वैक्सीन वाली बात, भड़काने वाली बात जो बात चल रही थी ये, तो देखिए अभी ओवैसी जी ने वैक्सीन लगवाई है। वो पहले ये कह रहे थे वैक्सीन आई थी कि भैया ऐसा है मुस्लिम भाइयों वैक्सीन मत लगवाना, वैक्सीन में शुगर की चर्बी होती है, खुद लगवा के आ गए। तो देखिए अब देश की जनता भड़कने वाली नहीं है, बहुत ही उत्साहपूर्वक वैक्सीन लगवा रही है देश की जनता। और देना अखिलेश यादव जी कह रहे थे ना कि हमारी सरकार आएगी तब हम लगवाएंगे, तो वो भी अभी एक आध दिन में नहीं, अब तो वो दूसरी बात बोलने लग गए हैं अवधेश जी। आपने फिर उनके बयानों को फिर आपने ध्यान नहीं दिया। अब वो एक नई बात बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब सरकार सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने लग जाएगी तो मैं भी लगवा लूंगा, तो उनको भी एक दे दीजिए ना वैक्सीन। अरे तो मुफ्त में तो लगी रही है, पैसे लग रही है वैक्सीन क्या? भाई आप कहीं जाइए, मैंने अपने यहाँ के जो मेरे पड़ोसी थे उनको 8-10 लोगों को मैंने लगवाया है साउथ दिल्ली में। पैसे कहाँ लग रहे हैं? वैक्सीन तो फ्री में लग रही है आलोक जी। चंद्रमोहन जी, इनका ये आरोप है आपके ऊपर कि नहीं, ठीक है, अब मैं आपका ही प्रश्न मैं उनसे 2 या 3 लाइनों में मैं उनसे पूछ लेता हूं। इनका ये आरोप है कि कोरोना तो अपनी जगह है ही, हमारी तैयारियां अपनी जगह है ही, कोरोना खतरनाक है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक जो आपका हमला होता है हर बार कि सरकार जो भी तैयारी करती है आप उसी पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 2 सीट वाली पार्टी जब कभी विपक्ष के अंदर वो भी हार जाती थी और उसको भी सरकार ने 2 सीट दे के विपक्ष बनाया था, ये मेरे ख्याल उपाध्याय जी भूल जाते हैं। आज देश का बहुमत ठीक है आपके साथ है, और कहीं उस बहुमत को हम अपनी बात ना समझा पाए या देश की जनता ना समझ पाई, उसने आपको चुना, ये भी देश की जनमत का सलूट है, सलाम है। लेकिन उसके साथ प्रश्न ये बात होता है कि जब 2 बार की 8 साल की सरकार आपके पास आ गई, उसके बाद आप कांग्रेस को नहीं भूले हैं, क्योंकि कांग्रेस के करे हुए जितने भी कार्य है, जितनी डेवलपमेंट है, उसको बेचकर ही आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जो कांग्रेस की नीति और नीति है उसी के नाम बदल के आप उन परियोजनाओं को ला रहे हैं। अब देखिए विषय आज कोरोना का है, कभी दूसरा विषय होगा तो उपाध्याय जी आपके साथ बैठेंगे, लेकिन मैं कोरोना पे वापस आता हूं। अब देखिए कोरोना की आप बात करते हैं, जब कोरोना में आपने लॉकडाउन लगाया एकात्मक, उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रवासी मजदूरों को क्या भुगतना पड़ा? प्रवासी मजदूरों को उनको गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी थी। आपकी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए विपक्ष की भूमिका के अंदर, प्रियंका गांधी जी उस भूमिका को निभाया। आपने क्या किया? एक डाटा निकाल के ले आए कि इसमें बस है, इसमें कार है, इसमें स्कूटर है। अरे ट्रांसपोर्ट था, आपकी ड्यूटी थी करने के लिए। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट है उसके एक प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। विचारधारा मेरी भले ना मिलती हो, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर मेरे हैं, और जब मैं बाहर जाता हूं तो फख्र से कहता हूं कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अपने देश में रहते हुए, एक लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए, मुझे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर और अपने देश की सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने का हक है। और अगर उसके बाद वो सरकार ये कहे कि हम किसी तरह से भ्रम फैलाते हैं, तो वो सरकार खुद भ्रम फैलाती है, क्योंकि उनकी नीति और नीति स्पष्टता के अंदर देश को बताने और पहचानने के लिए उनकी कमी है। यही कारण है कि आपको बार बार अपनी कविता का एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। मैं फिर वापस उस पॉइंट पे आता हूं कि विषय कोरोना का था, महिमा मंडल का नहीं था, इसीलिए आपको बार बार कहना पड़ रहा है। यही आपका नेतृत्व, यही आपकी सरकारें जब जिस विषय पे बात होती है उससे हट जाते हैं। आप 70 साल के कांग्रेस के करे विकासों के जितना 0 भी नहीं कर पाए और ना कर पाएंगे। आपने उन्हीं 70 साल के विकासों को बेचा है, उसी की पीओसी को बेचा है, उसी से आपने पीओसी से इकट्ठा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है। आज कोरोना की आपदा के अंदर हमारे साथ एम अली साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ी गहीन और महीन अच्छी बातें बताई। उसमें उन्होंने कुछ चीजें उस वैक्सीन के बारे में भी बताई कि वैक्सीन से ये चीज है वो नहीं है। ये तो मैं कहता हूं कि उनका सौभाग्य है कि आपने उनको कोई राजद्रोही नहीं कह दिया। अगर यही बात पार्टी का कोई व्यक्ति कहता तो आप कहते भ्रम फैलाने राजद्रोही है, लेकिन आपके पास उनकी बातों का जवाब दे, क्योंकि वो हेल्थ एक्सपर्ट है। हम हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, ना आप हैं, वो हेल्थ एक्सपर्ट है। हम पॉलिटिकल पीपल है, हम समाज की सेवा करते हैं, समाज के अभिन्न वर्गों के साथ रहते हैं। आप भी रहते हो, मैं भी रहते हूँ। उस वर्गों में अगर हमें कुछ वर्ग की किसी बात को रखने का एक माध्यम है तो उसको जब हम आपसे बताते हैं। चंद्रमोहन जी सुनिए तो हेल्थ एक्सपर्ट ने यह बात कही थी कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वैक्सीन को लेकर वो गलत हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैलाने की चलते पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो चीज गलत है। वो ये चीज बोल रहे थे।
आलोक जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखो उन्होंने क्या बात बोली है, तो इसमें राजद्रोही वाली बात कहां से आ गई? देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात की बात, मैं उनकी बात पे प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात को स्पष्टता देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि वैक्सीन के इस सिस्टम के अंदर यही बात अगर किसी नेता से ना कहलवाई जाती, यही बात एक्सपर्ट कह देते जब वैक्सीन आई थी, तो देश की जनता को ज्यादा पहचान होती। लेकिन मैनेज और मैनेजमेंट, काम कम और दिखावा ज्यादा, कहते हैं ना अपना पिछला छोड़ अगला दौड़ भाजपा सरकार, तो उसके कारण आपने भ्रम की स्थिति खुद डाली। अगर यही देश का कोई हेल्थ एक्सपर्ट, यही देश का कोई नामी गिरामी वैज्ञानिक, यही देश का कोई बड़ा डॉक्टर इस वैक्सीन की प्रख्यात बात को रखता और मैं देता, तो आज विषय ना उठते, ना कोई दल होता, ना बदल होता। ठीक है, लेकिन आपका इस चीज पे एडवर्टाइजमेंट सिस्टम, एडवर्टाइजमेंट ये इनके लिए घातक हो गया। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगा और इनके सवाल से ही आपके हम जवाब की शुरुआत करवाएंगे कि अगर यहां पर हेल्थ एक्सपर्ट किसी वैज्ञानिक का सहारा लिया गया होता तो शायद भ्रांतियां कम फैलती। तो जिस तरह से अवधेश जी इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर आरोप लगाया कि अगर वैज्ञानिकों को आप लोग आगे कर देते, अगर आप डॉक्टर्स को आगे कर देते, अगर आप प्रशासन के अधिकारियों को आगे कर देते तो शायद ये भ्रांतियां कम फैलती। लेकिन हर जगह से नेताओं ने अपने अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दिए, कोरोना के काल में अपने हिसाब से गाइडलाइनों की व्याख्या कर दी। इसका कितना असर पड़ा है? आवाज आपकी नहीं आ रही अवधेश जी, आवाज आपकी नहीं आ रही। तो ठीक है, हम एक बार एमवली जी के पास चलते हैं। एमवली जी, जिस तरह से भ्रांतियों की बात हमने कर ली, यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये भी है, इनकी आवाज भी शायद नहीं आ रही। तो चंद्रमोहन जी, जिस तरह से एक जो आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में अगर अपने अपने हिसाब से व्याख्या न की जाती, डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को, अधिकारियों को आगे किया जाता तो चीजें ठीक हो जाती। अब इस समय मौजूदा परिस्थिति में इस साल की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है जनता को किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना हमारे बीच में रहना चाहता है, अगर ऐसा हो पाया तो हो सकता है आगामी जो 3 या 4 साल होंगे उसमें भी कोरोना से हम जीत नहीं पाएंगे। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है और जनता को भी कितना सहयोग देना चाहिए? देखिए, पहले तो साधुवाद है आपके पूरी टीम को, आपके चैनल को, आपको कि आपने इतने गहन विषय के अंदर हमारे सामने कितने अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट को रखा, जिन्होंने देश के सामने और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उसके सामने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बातें रखी कि कोरोना जो है आज हमारे साथ घर करना चाहता है और घर कर रहा है, और वो बहुत क्लेवर है। क्योंकि आज ये सबसे बड़ी बात है कि कोरोना ने हमारे मन मस्तिष्क पे एक बात डाल दी है कि मैं कोरोना नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सा एक मतलब एग्नाइजिंग फीवर टाइप हूं, जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है। ये बहुत चतुराई से इस बीमारी ने लोगों के दिमाग पे, मस्तिष्क पे एक भ्रम डाल दिया है, जिस भ्रम को हमारे एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन करा कि मैंने 3 मास लगाकर भी मैं काम करता रहा और उसके बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मैं अपील करता हूं अपने देश के सभी निवासियों को कि जो एम अली साहब ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करा है वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा है कि ये एक शातिर कोरोना है, एक शातिर बीमारी है जो हमारी सांस लेने के थ्रू हमारे फेफड़ों में और हमारे शरीर में चली जाती है और घर करती है। इम्यूनिटी बढ़ाना जो है वो हमारी वैक्सीन के थ्रू बढ़ेगी। इम्यूनिटी की ओर प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमें बहुत जल्द, बहुत ध्यान करके वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि वैक्सीन को कंप्लीटली फ्री करके उसको छोटे से छोटे संस्थान तक पहुंचाए ताकि वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया बहुत तेज हो। क्योंकि आलोक जी, हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है, अगर ये कोरोना फैला और कहीं ये गांव देहात और नीचे तबके में चला गया तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डॉक्टर की रेंज और हॉस्पिटल की रेंज कई किलोमीटर दूर हो जाती है और वहां पर उस विपदा को हमें लड़ने के लिए वाद विवाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो मेरे देश का होगा, मेरे हर नागरिक का होगा, उपाध्याय जी का भी होगा, अली जी का भी होगा। तो वो विषय, उससे अगर बचना है तो हमें अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट को लेके सेक्रेटरी लेवल पे, एलजी लेवल पे, विपक्ष लेवल पर, मुख्यमंत्री लेवल पर इसकी बैठक करनी चाहिए और वैक्सीन को जल्दी से जल्दी निम्न स्तर तक, क्योंकि मैं अभी अपील करता हूं, देखिए फर्स्ट जोर था जब कोरोना आया था तो वो हायर सोसाइटी के अंदर से आया था, एक शोर मचा, उस हायर सोसाइटी के अंदर जब हमने शोर मचाया वो हायर स्टडी से होते होते मिडल और लोअर तक आया, लोअर में आज भी नहीं पहुंचा वो। अगर आप गांव देहात में चले जाइए, कहीं पर भी अगर आज आप लगा लीजिए, कहीं जलसा होता है, कोई पॉलिटिकल वो होता है, तो लोग अभी बेफिक्र से हो रखे हैं कि ये हमारे पास नहीं घुसेगा। कोई कहता है मैं काली मिर्च खाता हूं, कोई कहता है मैं हरी मिर्च खाता हूं, कोई कहता है मैं अवधेश जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात, लेकिन ये बहुत घातक है, इसके लिए हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। अवधेश जी, मिलकर लड़ना पड़ेगा।
मैं उनकी पहली बात का जवाब दे रहा हूँ। जो ये बात कर रहे थे कांग्रेस ने छोटा सा उत्तर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय कम हो रहा है। छोटा सा उत्तर मैं दीजिएगा। बता रहा हूँ, उसके जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ ये पूरा देश अब जान चुका है। वो तो अपील कर रहे हैं कि आप उनके साथ मिलकर काम आपने कीजिए, पूरा देश तो मिलकर काम करने की अपील कर रहे हैं। आपने कांग्रेस मुक्त छोड़ के आज इकोनॉमिक मुक्त कर दिया देश। आज देश को आपने कांग्रेस कोरोना मुक्त छोड़ के बेरोजगारी मुक्त कर दिया। आज आपने कोरोना को छोड़ के देश के अंदर अत्याचार मुक्त करा दिया। आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ठीक है। अवधेश जी, अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी एक सेकंड। एमवाली जी, आपसे एक यहाँ पर फाइनल टिप्पणी में चाहूंगा कि जिस तरह से एमवाली जी की आवाज आ रही है हम तक, एमवाली जी की आवाज हम तक आ रही नहीं है, तो हमारे पास समय की बेहद कमी है क्योंकि अब यहाँ पर समय खत्म हो चुका है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ने, आप सभी ने एक दूसरे का पक्ष ध्यान से सुना है, समझा है और एक्सप्लेन भी किया है। एमवाली जी ने बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ी बात बोली है कि कोरोना अब हमारे बीच में रहना चाहता है और अगर ऐसा हो पाया तो आने वाले 3 से 4 साल हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधानी रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, सामाजिक दूरी के नियम का पालन कीजिए और अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।